हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर के अंदर वी विल गोइंग टू डिस्कस योर मैप प्रैक्टिस। तभी आप यहाँ पर हेडिंग देखेंगे कि आपको यहाँ पर हेडिंग दिखेगी मैप प्रैक्टिस क्लास। बेसिकली जो आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे उसमें आपके जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आपके पास मैप का पोर्शन भी आएगा, मैप का क्वेश्चन भी आएगा। बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम आपके जो सभी मैप हैं यानी कि हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के दोनों ही बुक के जो सभी मैप जो हमारे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पोर्शन में गिवन है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपने सब्जेक्टिव पेपर के अंदर मैप के अंदर अच्छा सा अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के मैप से, देन वी विल फॉलो बाय द मैप्स ऑफ ज्योग्राफी। तो स्टार्ट करते हैं और जो हमारा फर्स्ट मैप है वो है हिस्ट्री का और वो है हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से जो कि है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो मैप हमसे पूछा जा सकता है या जो मैप पोर्शन है जो आ सकता है वो है बेसिकली लोकेट एंड लेबल करने के लिए एंड ऑल्सो आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि हमें लोकेट और लेबल करने के लिए भी थिंग्स बताई जा सकती है, दी जा सकती है, या हमको आइडेंटिफाई करने के लिए भी जो थिंग्स हैं वो बताई जा सकती है कि हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसको हमको लोकेट और लेबल करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट जो हमें दे रखा है लोकेट एंड लेबल करने के लिए या आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो है बॉर्डेक्स। और बेसिकली जो बॉर्डेक्स है ये लोकेट एंड लेबल करने के लिए भी आ सकता है। अगर सिंपली लोकेट और लेबल करने के लिए आता है तो आप देख सकते हैं मैप के अंदर कि ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बॉर्डेक्स को। तो ये तो तब है जब वो लोकेट और लेबल करने के लिए आता है। अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है तो फिर कैसे आ सकता है, तो फिर वो आएगा पोर्ट फॉर द स्लेव ट्रेड इन फ्रांस, कि ऐसा पोर्ट जिसको बेसिकली स्लेव ट्रेड के टाइम पीरियड में यूज किया जाता था। तो वो कौन सा पोर्ट होगा, वो होगा बॉर्डेक्स। क्लियर? तो आई होप आपको फर्स्ट क्लियर होगा। अब हम देखते हैं सेकंड। सेकंड हमसे पूछा जा सकता है लोकेट एंड लेबल करने के लिए नेंट्स। अब जो नेंट्स है अगर उसे सिंपली लोकेट और लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है तो हमें मैप में सिंपली, आप ये देख रहे हैं रेड डॉट, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है नेंट्स को। तो हम सिंपली उसको क्या कर देंगे, लोकेट कर देंगे और फिर हम उसको क्या कर देंगे, लेबल कर देंगे। बट इसे आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमसे पूछा जा सकता है। तो आइडेंटिफिकेशन में हमसे कैसा पूछा जाएगा, तो उसके लिए हमसे पूछा जाएगा पोर्ट फॉर द स्लेव ट्रेड इन फ्रांस। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था बॉर्डेक्स बिल्कुल सिमिलर है। तो बेसिकली अगर हमसे पूछा जाता है पोर्ट फॉर द स्लेव ट्रेड इन फ्रांस तो हम बेसिकली बॉर्डेक्स भी मार्क कर सकते हैं अगर आइडेंटिफिकेशन में पूछा जा रहा है, या फिर हम नेंट्स भी मार्क कर सकते हैं। और डायरेक्टली अगर हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए पूछा जा रहा है तो हमको बॉर्डेक्स यहाँ मार्क करना है और नेंट्स हमको यहाँ पर मार्क करना है फ्रांस के मैप के अंदर। क्लियर? आगे देखते हैं पेरिस। अब पेरिस अगर हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है तो हमें सिंपली, ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, पेरिस को। तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे, लोकेट भी कर देंगे और लेबल भी कर देंगे। बट अगर हमसे आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जा सकता है तो हमसे पूछा सकता है कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगी, पेरिस होगी। और अगर हमें पेरिस पता है तो हम उसको इजीली क्या कर सकेंगे, लोकेट और लेबल कर देंगे आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? आगे देखते हैं मार्सलिस। अब मार्सल्स जो है बेसिकली अगर उसे हमें लोकेट और लेबल करने के लिए पूछा जाता है या बताया जाता है तो हम बेसिकली, आप ये रेड डॉट देख रहे हैं ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है मार्सल्स को। तो बेसिकली हम इसे बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं। अब अगर ये आइडेंटिफिकेशन के लिए हमसे आती है तो हम उसे कैसे कर पाएंगे, नेशनल एंथम ऑफ द फ्रांस वॉज फर्स्ट टाइम संग बाय वॉलंटियर्स ऑफ दिस प्लेस। तो ऑटोमेटिकली अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमसे इस तरह की कोई स्टेटमेंट पूछी जाती है तो हम ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी बात करते हैं, मार्सल्स की बात कर रहे हैं। और हमें पता है वो कहाँ है तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं आफ्टर आइडेंटिफिकेशन। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कितना इजी है मैप में स्कोर करना, बस आपको बेसिकली थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो इस तरह हमने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर अगर मैप आता है तो बेसिकली हमसे ये 4 थिंग्स जो है वो सिलेबस में गिवन है, जो हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए भी पूछी जा सकती है या हमसे आइडेंटिफिकेशन के लिए भी पूछी जा सकती है। अगर लोकेट एंड लेबल करना है तो बहुत सिंपल है, अगर आइडेंटिफिकेशन भी करना है तो अगर हम उसको ढंग से रीड करके गए, जैसे कि हमने बात करी पोर्ट फॉर द स्लेव ट्रेड इन फ्रांस या हमने बात करी कैपिटल ऑफ फ्रांस, तो इस तरह से हम उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो फर्स्ट मैप था अंडर हिस्ट्री फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो क्या होगा, क्लियर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैप। जो नेक्स्ट मैप है हमारा वो हमारे चैप्टर 2 से ही है हिस्ट्री का, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो सेकंड चैप्टर है ये हमारा हिस्ट्री का। अब
इसके अंदर हम देखते हैं वन बाय वन कि हमसे कौन कौन से जो मैप हैं वो बेसिकली पूछ सकते हैं और उसके अंदर क्या आएगा। तो बेसिकली जो फर्स्ट मैप है उसके अंदर आप देख सकते हैं लोकेट एंड लेबल करने के लिए भी आ सकता है या आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ सकता है। और क्या आएगा वो है मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था बेसिकली कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी। तो बेसिकली हमसे लोकेट लेबल या आइडेंटिफाई करने के लिए भी बोला जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज को क्या करें आप लोकेट और लेबल करें या फिर आप आइडेंटिफाई करें। तो किस तरह से आ सकता है, तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर दो ग्रुप्स थे। तो पहला ग्रुप हम देखते हैं कौन था, सेंट्रल पावर्स। अब सेंट्रल पावर के अंदर कौन कौन सी कंट्री थी, तो वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की, जिसे हम ऑटोमन एम्पायर के नाम से भी जानते हैं। तो हम इनको वन बाय वन क्या करते हैं, लोकेट एंड लेबल करते हैं मैप के अंदर। तो सबसे पहले हम लोकेट करेंगे किसको, जर्मनी को। तो बेसिकली ये क्या है, आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप है और जो ए नंबर का ये वाला एरिया ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मनी को। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है स्पेशली वर्ल्ड मैप के अंदर, क्योंकि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब बहुत ही पास पास हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छे से इनको प्रॉपर्ली क्या करना है, मार्क करना है, सो दैट आपके जो मार्क्स हैं वो कट ना हो जाएं आपके एग्जाम के अंदर। क्यों, क्योंकि जो मैप है वो बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है और आपको इसके अंदर फुल मार्क्स जो है वो अटेंड करने हैं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रॉपर्ली क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और ढंग से इस लेक्चर को देखेंगे। और इस लेक्चर के टाइम पीरियड में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास मैप बुकलेट है जिसमें आपके पास वर्ल्ड मैप भी है या फ्रांस का मैप भी है या आपके पास इंडिया के मैप भी हैं, तो आप साथ साथ क्या करें, उनको लोकेट, लेबल और मार्क करते जाएं, सो दैट आप जब रिवाइज करेंगे तो आपको लिए रिवाइज करना, प्रैक्टिस करना और ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। सो इस लेक्चर के टाइम पीरियड में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास मैप बुकलेट ज़रूर रखें। अब आगे देखते हैं। अब सेकंड जो हमसे सेंट्रल पावर मार्क करने के लिए बताया गया है, पूछा जा सकता है, वो है ऑस्ट्रिया और हंगरी, कि हमें ऑस्ट्रिया और हंगरी को क्या करना है, लोकेट और लेबल करना है। तो आप देख रहे हैं बी पोर्शन, तो ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑस्ट्रिया को और जो सेकंड बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हंगरी को। अब मैंने आपको यही कहा था कि आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जब हम यूरोपियन कंट्रीज को मार्क करते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज जो है बहुत ही पास पास में, तो हमको प्रॉपरली क्या करना है, ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है जो मैं आपसे रेड मार्क कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ऑस्ट्रिया को बेसिकली। और जो ये नेक्स्ट वाला पोर्शन है इधर वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हंगरी को। तो ये हमारी हो गई सेंट्रल पावर की सेकंड कंट्री जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी। अब हम बात करते हैं थर्ड कंट्री की जो है टर्की, जो कि ऑटोमन एम्पायर। तो आप देख रहे हैं अपने सामने स्क्रीन पर कि जो ये सी है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑटोमन एम्पायर यानी कि टर्की को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह आई एम होपिंग कि जो मैप वन था सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन का, जिसके अंदर हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो कंट्रीज है स्पेशली जो सेंट्रल पावर्स हैं उनको मार्क किया, तो वो आपको क्लियर होंगी। अब हम मैप टू को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सेकेंड ग्रुप था बेसिकली कौन सा था, वो था अलाइड पावर्स का। तो हम अलाइड पावर्स की जो कंट्रीज हैं उन्हें मार्क करते हैं और उन्हें देखते हैं वन बाय वन। तो अलाइड पावर्स के अंदर भी हमें बेसिकली 4 कंट्रीज है। हमने थ्योरी में पढ़ा है ये कि सेंट्रल पावर्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी, अलाइड पावर्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी, तो वो हमें याद है। अब अलाइड पावर्स के अंदर जो 4 कंट्रीज थी वो कौन सी थी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए। तो हम इन कंट्रीज को वन बाय वन क्या करते हैं, मैप के अंदर लोकेट एंड लेबल करते हैं। अब जो फर्स्ट कंट्री है वो है फ्रांस। तो फ्रांस बेसिकली क्या है, जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं ए, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्रांस को। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि फ्रांस कहाँ है। और मैंने आपको फिर बताया था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बहुत ही पास पास हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान से इनको क्या करना है, मार्क करना है। अगर आपने गलत मार्क कर दिया तो आपके जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लैंड की। तो जो ये बी है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली इंग्लैंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंग्लैंड को, जो जस्ट क्या है, फ्रांस से नॉर्थ में अबाव है। क्लियर, आगे देखते हैं रशिया। अब नेक्स्ट हमें मार्क करना है रशिया को। रशिया को मार्क करना कंपैरेटिवली क्या है, इजी है, बिकॉज तो जो सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अलाइड पावर्स के अंदर जो रशिया कंट्री है उसको। नेक्स्ट हमें बताया गया यूएसए। तो जो ये डी पोर्शन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूएसए को। तो आई एम होपिंग कि मैप 2 के अंदर हमने जो अलाइड पावर्स मार्क करी, जिसके अंदर हमने फ्रांस को, इंग्लैंड को, रशिया को और यूएसए को मार्क किया, ये चारों ही कंट्रीज आपको क्या होंगी, क्लियर होंगी और प्रॉपरली आप इनको मैप में अब मार्क कर पाएंगे इजीली। क्लियर, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो मैप है वो हमारे नेक्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर से है, जो कि है
नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। सो बेसिकली नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर में हमसे कौन कौन से मैप पूछे जा सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के अंदर जो फर्स्ट मैप हमसे पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है लोकेट एंड लेबल करने को या फिर अगेन आइडेंटिफाई करने को। और इसमें क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें पूछा जा सकता है मेजर कंट्रीज ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिस तरह से इससे प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा, इससे प्रीवियस वाले मैप के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो कंट्रीज हैं जिसमें हमने 2 ग्रुप्स को मार्क किया, उसके बारे में पूछा सकता है। उसी तरह नाजिज्म वाले चैप्टर के अंदर हमसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो ग्रुप्स थे बेसिकली 2, उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनकी कंट्रीज को मार्क करने के लिए बारे में पूछा जा सकता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप था वो था एक्सेस पावर, और एक्सेस पावर के अंदर बेसिकली क्या थी, 3 कंट्रीज थी। हमने पढ़ा है जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, तो आई होप आपको क्लियर होगा। और वो 3 कंट्रीज कौन सी थी, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो बेसिकली हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो एक्सेस पावर्स है उन कंट्रीज को मार्क करने के लिए पूछा जा सकता है, लोकेट एंड लेबल करने को पूछा सकता है, आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है। तो अब हम देखते हैं बेसिकली कि एक्सेस पावर के अंदर बेसिकली हमें जर्मनी मार्क करना है। तो जर्मनी बेसिकली कहाँ है, तो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप के अंदर, तो जो ये ए है ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी जर्मनी कंट्री को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जर्मनी कंट्री को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इटली। तो इटली जो है वो जस्ट जर्मनी से आप देखेंगे साउथ में जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला छोटा सा जो ये पोर्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है इटली को। जहां पर मैंने बी लिखा हुआ है आप देखेंगे, ये जो एरो में बना रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इटली को। तो आप देखेंगे कितनी क्लोज है ये यूरोपियन कंट्री। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली हम जब यूरोपियन कंट्रीज मार्क कर रहे हैं, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब कंट्रीज मार्क कर रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूँ फ्रांस की, इंग्लैंड की, जर्मनी की, इटली की, तो इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही क्या रखना है, ध्यान रखना है, बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करके जो एग्जैक्ट कंट्री है उसी को आपको क्या करना है, लोकेट एंड लेबल करना है या फिर आपको आइडेंटिफाई करना है मैप के अंदर। क्लियर, आगे देखते हैं। हमने जर्मनी मार्क कर लिया एक्सेस पावर के अंदर, हमने इटली मार्क कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड कंट्री जो कि है जापान। जापान को कंपेरेटिवली मार्क करना, लोकेट एंड लेबल करना, आइडेंटिफाई करना इजी है वर्ल्ड मैप के अंदर। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये सी, तो बेसिकली ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जापान को। ये वाला जो पोर्शन है ये बेसिकली क्या है, ये हमारी कंट्री जापान, जिसे कंपैरेटिवली मार्क करना क्या है, इजी है, क्योंकि एकदम से ये क्या है, थोड़ा फार अवे है। तो अदर कंट्रीज से इसे आप कह सकते हैं आइडेंटिफाई करना, लोकेट एंड लेबल करना क्या हो जाता है, कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो आई होप कि आपको एक्सेस पावर्स को मार्क करना बहुत ही क्लियर होगा, जो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं अंडर द चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। अब जो मैप 2 है उसके अंदर हम सेकेंड ग्रुप मार्क करेंगे, और जो सेकेंड ग्रुप था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो था अलाइड पावर्स, और इसके अंदर भी बेसिकली 4 कंट्रीज थी। और कौन सी थी वो 4 कंट्रीज, तो वो थी फ्रांस, यूके, फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए। तो बेसिकली हमको 4 कंट्रीज को इसके अंदर मार्क करना है, और सबसे पहले हम मार्क करेंगे फ्रांस को। तो फ्रांस को हम बहुत इजीली मार्क करेंगे। जो ये ए है, जहां पर आप देख रहे हैं ये शेडेड पोर्शन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फ्रांस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रांस को। अगर हम बात करें यूके की, तो हमने पहले भी इंग्लैंड मार्क किया था, तो फ्रांस की जो नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, यूके को। किसको रिप्रेजेंट करता है, यूके को। तो आप देख सकते हैं कि जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यूके को। क्लियर। उसी तरह से सी, फॉर्मर यूएसएसआर, उसको कंपैरेटिवली मार्क करना इजी है, क्योंकि जो ये बिगर वाला पोर्शन है जहां पर आप सी लिखा हुआ देख रहे हैं, ये बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूएसएसआर को, या आप कह सकते हैं फॉर्मर यूएसएसआर को। अब डी जो है वो यूएसए, और हमने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर भी यूएसए मार्क किया था, तो ये कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी है यूएसए को मार्क करना। जो डी है वो बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है यूएसए को। तो आई होप आपको क्लियर होगा जो हमने नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के अंदर मैप डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंट्रीज को डिस्कस किया। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो है नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर चैप्टर के अंदर ही जो थर्ड मैप हमसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है हमसे लोकेट एंड लेबल या आइडेंटिफाई करना टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन। यानी कि जो नाजी पावर थी, नाजी जो एक्सपेंशन हुआ था, जो हिटलर ने किया था उस टाइम पीरियड में, जो टेरिटरीज थी जो जर्मन एक्सपेंशन के अंडर थी, तो उन सभी टेरिटरीज को हमको आइडेंटिफाई करना है, लोकेट और लेबल करना, ये हमसे पूछा सकता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट कंट्री जो थी जर्मन एक्सपेंशन के या नाजी पावर के अंडर, वो थी ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया जो है वो बेसिकली कहाँ है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने ऑस्ट्रिया और हंगरी मार्क किया था। तो आप उससे समझिए कि ये वाला जो ए है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली
ऑस्ट्रिया को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑस्ट्रिया को। क्यों? क्योंकि हंगरी, मैंने आपको क्या बताया था, इसकी जो राइट हैंड साइड वाली कंट्री है वो क्या है? हंगरी है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली कंट्री है वो क्या है? ऑस्ट्रिया है। तो हमें बहुत ही प्रॉपरली क्या करना है? इन कंट्रीज को मार्क करना है, लोकेट और लेबल करना है। सेकेंड कंट्री जो है नाजी पावर के अंडर वो थी पोलैंड। तो बेसिकली पोलैंड आप देख रहे हैं कंपैरेटिवली इजी है मार्क करना। ये जो बी है, ये वाला जो कंट्री है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोलैंड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पोलैंड को। तो हम इसको बहुत इजीली लोकेट और लेबल कर सकते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर। थर्ड हम बात करें तो वो है चेकोस्लोवाकिया, जिसे ओनली स्लोवाकिया शोन इन अ मैप, यानी कि मैप के अंदर हमें सिर्फ स्लोवाकिया शो कर रखा है तो हम सिर्फ उसी को मार्क करेंगे। तो सी आप देख रहे हैं कहाँ है? तो हम बहुत ही इजीली क्या करेंगे? स्लोवाकिया को मार्क, लोकेट एंड लेबल, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वर्ल्ड मैप के अंदर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट हमारी कंट्री है वो है डेनमार्क। तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड मैप के अंदर जो नॉर्दर्न वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो डी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डेनमार्क को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेनमार्क को। तो कंपैरेटिवली डेनमार्क को लोकेट और लेबल करना, आइडेंटिफाई कंपैरेटिवली क्या है? इजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है लुथेनिया। तो लुथेनिया जो है वो बेसिकली कहाँ पर है? तो वो आप देखेंगे जो ई वाला जो ये पोर्शन है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली लुथेनिया को। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि जो लुथेनिया जो नाजी पावर के अंडर था वो कहाँ है वर्ल्ड मैप के अंदर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस को। तो फ्रांस को हमने पहले भी मार्क किया है। ये जो एफ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? फ्रांस को। तो आप बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हैं? लोकेट और लेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेल्जियम। सो बेल्जियम जो है वो बिल्कुल फ्रांस की नेबरिंग कंट्री है। तो जो ये जी है, ये छोटी सी जो कंट्री है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? ये रिप्रेजेंट करती है बेल्जियम को। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने बहुत ही इजीली क्या कर लिया? मार्क कर लिया है कि थोड़ा जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको इजी हो जाएगा कि भाई फ्रांस जो है वो यहाँ है, उसके जो आप कह सकते हैं बेल्जियम जो है वो नॉर्दर्न रीजन से है, उससे यूरोप डेनमार्क है, उसके राइट में क्या है? ऑस्ट्रिया है, उससे राइट में क्या है? हंगरी है। तो इस तरह से जब आप एक या दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए जो ये वर्ल्ड मैप है, ये यूरोपियन कंट्रीज है, इनको मार्क करना भी क्या हो जाएगा? बहुत ही ईजी हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो आई एम होपिंग कि आपको जो थर्ड मैप हमने डिस्कस किया अंडर द चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर, ये क्लियर होगा, जिसके अंदर हमने लोकेट एंड लेबल किया, आइडेंटिफाई किया टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, यानी कि नाजी पावर के टाइम पीरियड में। तो ये सभी जो टेरिटरीज थी आपको क्या होंगी? क्लियर होंगी। आई एम होपिंग। अब चलते हैं हम नेक्स्ट मैप पे। अब जो नेक्स्ट हमारा मैप है वो बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी से, यानी कि जो हिस्ट्री के हमारे मैप्स थे, तीनों ही चैप्टर जो हमारे आ रहे हैं मैप के अंदर, उन तीनों ही चैप्टर्स के सभी मैप हमने क्या कर लिए हैं? डिस्कस कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। एंड आई एम होपिंग कि आपको वो सब क्या होंगे? क्लियर होंगे, और आप बहुत ही इजीली अब पेपर के अंदर क्या कर सकते हैं? उन थिंग्स को लोकेट एंड लेबल एंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिस्ट्री के अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे ज्योग्राफी के मैप्स। ज्योग्राफी के मैप के अंदर हम सबसे पहला जो मैप डिस्कस करेंगे वो करेंगे फर्स्ट चैप्टर का, जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अब इंडिया साइज एंड लोकेशन के अंदर जो मैप 1 है उसमें बेसिकली हमसे पूछा जा सकता है कि हमें कोई भी स्टेट या उसकी जो कैपिटल है उसे मार्क करना है। ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है, क्योंकि बेसिकली आप छोटी क्लास से ही जो इंडिया के स्टेट्स हैं, कैपिटल्स हैं, उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उनको मैप में मार्क करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ राजस्थान की, तो राजस्थान आपको पता है कहाँ है, और राजस्थान की कैपिटल भी आपको पता है क्या है? जयपुर। उसी तरह जैसे गुजरात आपको पता है कहाँ है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। तो ये भी आपके लिए है कंपैरेटिवली इजी है। जिस तरह पंजाब की जो कैपिटल है वो क्या है? चंडीगढ़ है। उत्तराखंड की जो है वो देहरादून है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। मध्य प्रदेश की भोपाल है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेट पता होने चाहिए कि राजस्थान कहाँ है, गुजरात कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है। तो सबसे पहला काम तो आपका है कि आपको स्टेट मैप याद होना चाहिए। फिर जब आपको स्टेट मैप याद है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा उनकी कैपिटल्स को लोकेट करना, लेबल करना या मार्क करना। जैसे कि अगर आपको पता है कि महाराष्ट्र कहाँ है तो आपको पता है कि मुंबई भी कहाँ होगा। जैसे आपको पता है कि गोवा जो है वो वेस्टर्न लाइन पर है, वेस्टर्न कोस्ट में, तो उसकी जो कैपिटल है पानाजी, उसके बारे में आपको पता होगा। अगर आपको पता है कि कर्नाटका कहाँ है तो ऑटोमेटिकली उसकी कैपिटल भी कहाँ होगी? यहीं होगी। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर एटलीस्ट आपको स्टेट जो है वो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि अगर आपने गुजरात को अगर राजस्थान में मार्क कर दिया या राजस्थान को आपने दिल्ली के अंदर मार्क कर दिया तो फिर एग्जामिनर आपके क्या कर लेगा? पूरे मार्क्स जो है वो कट कर देगा। तो एटलीस्ट आपको जो स्टेट है वो कंपैरेटिवली कंप्लीटली फुल्ली जो है वो याद होना चाहिए कि राजस्थान यहाँ है, गुजरात यहाँ है, महाराष्ट्र यहाँ है, एमपी यहाँ है, यूपी यहाँ है। उसके अदर देन अगर जो कैपिटल है आप वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करते हैं मैप में तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये टोटली डिपेंड करता है एग्जामिनर टू एग्जामिनर। कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ थोड़े इजी गोइंग होते हैं।
तो मोस्टली आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं कटेंगे अगर आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया है। बट अगर आपने स्टेट ही गलत फिल कर दिया तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब आपके मार्क्स जो हैं वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैं बात करूं आगे, और आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो पार्ट है क्या है, बिहार है, और बिहार की जो कैपिटल है वो क्या है, पटना है। उसके साउथ में हम देखेंगे तो क्या है, झारखंड है, और झारखंड की कैपिटल है रांची। उसी तरह उसके फर्दर राइट में मैं देखूंगा तो क्या है, वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। उसके साउथ में अगर मैं देखता हूं तो कौन सा स्टेट है, उड़ीसा, और उसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। तो इस तरह से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, इंडियन स्टेट्स को आपको अगर आता है, पता है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो बहुत ही इजीली आप उनकी कैपिटल्स या उनकी प्लेसेस को क्या कर सकते हैं, लोकेट एंड लेबल कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ज्योग्राफी का जो फर्स्ट मैप हमने डिस्कस किया, इंडिया साइज एंड लोकेशन, ये भी क्या होगा, क्लियर होगा, जिसके अंदर हमने क्या करा, हमने स्टेट्स के बारे में डिस्कस करा और उनकी कैपिटल्स के बारे में डिस्कस किया। तो आई एम होपिंग कि ये इजी है और ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर, आगे देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट मैप हम डिस्कस करेंगे अंडर द सेम चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, वो है मैप 2, जिसमें हमें लोकेट एंड लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो हमने जब थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था तब भी हमने ज्योग्राफी के जो मैप्स हैं उसको बनाया था, उनको डिस्कस किया था। तो आई एम होपिंग कि आपने जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था उस टाइम आपने बहुत अच्छे से थिंग्स को नोटिस किया था, पढ़ा था, तो आपको बहुत ईजी होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के 8 स्टेट से पास होता है। अगर हम देखते हैं वेस्ट से, तो बेसिकली ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, जो बेसिकली क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड है, जो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर हमें 2 टाइप्स ऑफ टेम्परेचर या आप कह सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। जो साउथ है वहां पर हमको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जो नॉर्थन वाला पार्ट है वहां पर हमको देखने को मिलता है सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ठीक है, अब मैप की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए आ सकता है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं ये जो लाइन है इसे आप बहुत ही प्रॉपर्ली आपको लोकेट और लेबल करना है। क्यों? क्योंकि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के ऑलमोस्ट 8 इंडियन स्टेट से क्या करता है, पास करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं गुजरात की, राजस्थान की, एमपी की, छत्तीसगढ़ की, झारखंड की, फिर अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, फिर हम बात करते हैं अगर त्रिपुरा और मिजोरम की, तो बेसिकली 8 इंडियन स्टेट्स है। जैसे कि मैंने बताया आपको, गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर नेक्स्ट हमने बात करी छत्तीसगढ़ की, देन हमने बात करी झारखंड की, देन हमने बात करी वेस्ट बंगाल की, देन हमने बात करी त्रिपुरा एंड मिजोरम की। तो जो ये 8 इंडियन स्टेट्स हैं, इन 8 इंडियन स्टेट से टच करते हुए आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है उसे क्रॉस करनी है, पास करनी है ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ इंडिया से, तभी जाकर आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपके लिए क्लियर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को किस तरह आपको मार्क करना है। नेक्स्ट जो हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए बोला जा सकता है वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट में बहुत अच्छे से कवर किया था। तो अगर आप देख रहे हैं कि जो ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्टर्न जो ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन को। इनकी डिग्रीज भी आपको याद रखनी है, प्लस आपको याद रखना है कि कौन कौन से स्टेट से ये पास होते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है 8 स्टेट से। तो आई होप आपको ये वाला मैप भी क्लियर होगा जिसमें हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, या आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन को। क्लियर, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा मैप है ज्योग्राफी का, वो हमसे पूछा जा सकता है फ्रॉम द चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था, हमने जब थ्योरेटिकल पढ़ा था, तब भी मैंने आपसे बहुत सारे मैप बनाकर चीजें लोकेट करी थी, लेबल करी थी, डिस्कस करी थी। तो आई एम होपिंग कि आपने जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसे बहुत अच्छे से कवर किया है, तो आपके लिए इस चैप्टर के जो मैप्स है वो बहुत क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से मैप है जो हमसे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो जो फर्स्ट मैप हमसे पूछा सकता है वो है लोकेट एंड लेबल करना माउंटेन रेंजेस को। जो डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हमने पढ़ी थी थ्योरेटिकल पार्ट में, अब हमको उनको लोकेट और लेबल भी करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारे मैप पोर्शन में गिवन है। अब जो सबसे पहली माउंटेन रेंज है जो हमसे पूछी जा सकती है मैप पोर्शन में अंडर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर के अंदर, वो है कैराकोरम रेंज। अब कैराकोरम रेंज अगर आप देखेंगे मैप में, अगर आपको पता है कि बेसिकली जो कैराकोरम रेंज है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा फिर मार्क करना। क्यों? क्योंकि स्टेट अगर हमें पता है तो फिर हम उसे बहुत ही इजीली लोकेट और लेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कैराकोरम रेंज को। तो आई होप आपको जो फर्स्ट माउंटेन रेंज होगी कैराकोरम वो बिल्कुल क्लियर होगी, कहाँ उसको लोकेट और लेबल करना है।
उसी तरह जो सेकंड माउंटेन रेंज है वो है जस्कर, और जो जस्कर रेंज है वो भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही है। तो बेसिकली अगर आपको पता है कि जस्कर रेंज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है तो आप उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट माउंटेन रेंज। तो जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो है शिवालिक। अब शिवालिक जो माउंटेन रेंज है हमने पढ़ा था जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा था कि सदर्न मोस्ट रेंज है किसकी, हिमालय की, या आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। तो बेसिकली ये जो रेंज है, ठीक है, आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के यहाँ से जो जा रही है, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रही है शिवालिक को। तो बेसिकली अगर आपको उनकी लोकेशन प्रॉपरली पता है तो आपके लिए लोकेट और लेबल करना बहुत इजी हो जाएगा, और आपको समझ में आ रहा है किस तरह से मैप के अंदर जो मार्क्स हैं वो स्कोर करना बहुत इजी है। और मैंने आपको यही कहा था कि आप अपने साथ मैप बुकलेट लेके बैठिए, सो दैट जिस तरह से मैं आपको बताता जा रहा हूँ आप साथ ही साथ क्या करें, अपने मैप के अंदर इन चीज़ों को लोकेट और लेबल करते जाएं, सो दैट आपके लिए प्रैक्टिस करना एग्जाम टाइम पे और ज़्यादा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। आपके पास प्रॉपरली जो मैप्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होंगे, आपको सिर्फ 1 या 2 बार उनको देखना है, प्रैक्टिस करनी है, एंड देन यू विल स्कोर फुल मार्क्स इन योर मैप पोर्शन। क्लियर? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो माउंटेन रेंज है। तो नेक्स्ट जो हमारी माउंटेन रेंज है वो है अरावली। और अरावली हम सबको पता है अरावली कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में अगर हमको पता है कहाँ है तो बेसिकली ये वाला जो हमारा स्टेट है वो क्या है, राजस्थान है, और ये उसके अंदर क्या है, अरावली रेंज है। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट माउंटेन रेंज। तो जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो है विंध्यान। तो जो विंध्या माउंटेन रेंज है वो बेसिकली कहाँ है, एमपी के अंदर है। और हमको पता है कि ये जो हमारा स्टेट है ये पूरा क्या है, एमपी है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, विंध्याचल रेंज है। तो हमारे लिए लोकेट और लेबल करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट माउंटेन रेंज देखते हैं। तो जो नेक्स्ट माउंटेन रेंज है वो है सतपुरा। अब बेसिकली जो सतपुरा रेंज है वो हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ा है जब हमने थ्योरेटिकल पार्टी पढ़ा था कि वो बिल्कुल साउथ में, कहाँ पर, विंध्याचल रेंज के अंदर, और वो भी लाया करती है एमपी के अंदर, यानी कि जो मध्य प्रदेश स्टेट है उसके अंदर। तो बेसिकली ये जो रेंज है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, सतपुरा को। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको लोकेट और लेबल कर सकते हैं। अगर आपको उनकी लोकेशन, उनका स्टेट अगर से पता है तो आपके लिए थिंग्स और ज़्यादा क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाएंगी। जिस तरह से जो विंध्याचल और सतपुरा रेंज है दोनों ही एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर लाया करती है। विंध्याचल जो है वो नॉर्थ में है और सतपुरा जो है वो विंध्याचल के साउथ में है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर ऑलमोस्ट सभी जो मैप्स हमने डिस्कस किए थे उसके अंदर हमने बनाए थे, डिस्कस किए थे हमने। वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स भी स्पेशली पढ़ा था। तो बेसिकली ये जो पोर्शन है वेस्टर्न कोस्ट के पास में, ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, वेस्टर्न घाट को। और अगर मैं जाऊंगा ईस्ट में तो ये तो हो गई हमारी ईस्टर्न कोस्ट, उसके जो इनसाइड वाला पार्ट है ये वाली स्पेशली जो लाइन है ये प्रेजेंट कर रही है ईस्टर्न घाट को। हमने पढ़ा था थ्योरेटिकल चैप्टर के अंदर कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बेसिकली क्या है, कंटिन्यूस है, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो क्या है, थोड़े डिसकंटिन्यूस है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरह से हम बहुत ही इजीली जो माउंटेन रेंजेस हैं उनको लोकेट और लेबल कर सकते हैं अगर हमें उनके जो लोकेशंस हैं वो पता है, वो किस स्टेट के अंदर लाया करती हैं। अगर वो पता है तो लोकेट और लेबल करना बहुत इजी हो जाता है। और इसलिए भी ईजी होता है क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पोर्शन जब कवर किया था तो हमने इनको ब्रीफली डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया है उनके लिए ज्योग्राफी का मैप स्पेशली, हिस्ट्री का मैप स्पेशली बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, इजी होने वाला है। तो अपनी थ्योरी को अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, सो दैट आप मैप पोर्शन में भी अच्छे से स्कोर कर सकें। क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैप जो बेसिकली हमारे सेम चैप्टर से, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से, और ये है मैप 2 जो बेसिकली हमसे पूछा जा सकता है लोकेट एंड लेबल करने को। और यहाँ पर हमसे पूछा जा सकता है माउंटेन पीक्स के बारे में। तो कौन कौन सी माउंटेन पीक्स है जो हमारे सिलेबस में गिवन है, तो वो है बेसिकली 3 माउंटेन पीक्स जो हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए पूछी जा सकती है। जिसमें सबसे पहली जो माउंटेन पीक है वो है K2। और हमें पता है अगर कि जो K2 माउंटेन पीक है वो बेसिकली कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, नॉर्थ में है इंडिया के। तो बेसिकली हम उसे बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं। उसी तरह अगर हमें पता है कि जो कंचनजंगा है वो हमारे इंडिया के कौन से स्टेट में, तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो कंचनजंगा है वो सिक्किम स्टेट के अंदर है हमारे कंट्री के। तो बेसिकली ये जो एरिया है वो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंचनजंगा को। तो आप बहुत ही इजीली कंचनजंगा माउंटेन पीक को क्या कर सकते हैं, इंडिया के मैप के अंदर लोकेट और लेबल
कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो माउंटेन पीक है जो हमसे पूछी जा सकती है वो है बेसिकली अन्नायमुदी, और अन्नायमुदी हमने थ्योरी पार्ट में भी बहुत बार कवर किया है, तो हमें बहुत इजी है इसको समझना, इसको मार्क करना कि बेसिकली जो अन्नायमुदी है वो कहाँ पर है। वो माउंटेन पीक है केरला के अंदर। आप देखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कहाँ पर है, केरला के अंदर है, तो आपको इसको केरला स्टेट के अंदर ही मार्क करना है। अगर आपने स्टेट जो है वो गलत फिल कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, 0। तो आपको ध्यान रखना है, आपको तमिलनाडु में नाम मार्क करके आपको कहाँ मार्क करना है, केरला के अंदर मार्क करना है। क्लियर। तो अन्नायमुदी जो है वो केरला के अंदर है, मैंने आपको बताया कहाँ है, तो आप इसको बहुत इजीली लोकेट और लेबल कर सकते हैं इंडिया के मैप के अंदर। तो आई एम होपिंग कि आपको जो सेकंड मैप था माउंटेन पीक का, अब आपके लिए इजी है उनको लोकेट एंड लेबल करना, जिसमें हमने 3 माउंटेन पीक्स को क्या किया, लोकेट एंड लेबल किया। अब हम देखते हैं मैप 3 अंडर द सेम चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। और मैप 3 में बेसिकली हमसे लोकेट एंड लेबल करने के लिए पूछा सकता है प्लेटूज को। हमने पढ़ा था प्लेटूज के बारे में जब हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था, तो अब हमसे पूछा सकता है प्लेटूज को मार्क करने के लिए। तो जो फर्स्ट प्लेटू हमसे पूछा सकता है वो है डेक्कन प्लेटू। तो बेसिकली आप ये ट्रायंगुलर जो लैंडमार्क देख रहे हैं, ये बेसिकली अगर मैं डालूँ यहाँ पर ए ने, तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डेक्कन प्लेटू को। तो बहुत इजीली है इसको लोकेट एंड लेबल करना हमारे इंडिया मैप के अंदर। क्लियर। उसी तरह जो नेक्स्ट प्लेटू है वो हमसे पूछा जा सकता है छोटा नागपुर प्लेटू, उसे हमें लोकेट एंड लेबल करना है। तो आप ये मेरे सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट देख रही है जो सर्किल है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी। तो बेसिकली ये जो बी है ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है छोटा नागपुर प्लेटू को। तो इस तरह हम बहुत इजीली छोटा नागपुर प्लेटू को इंडिया के मैप के अंदर लोकेट और लेबल कर सकते हैं। और जो थर्ड प्लेटू है जो हमसे पूछा सकता है लोकेट एंड लेबल करने के लिए वो है मालवा प्लेटू। तो यहाँ हम लिखते हैं सी, और जो ये थर्ड सर्किल है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मालवा प्लेटू को। तो बहुत इजी है प्लेटूज को लोकेट एंड लेबल करना अगर हमने थ्योरेटिकल पार्ट में इसको अच्छे से समझा है। तभी मैं आपसे बार बार फोकस कर रहा हूँ कि अगर थ्योरेटिकल पार्ट आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप उसको दोबारा अच्छे से रिवाइज करें, दोबारा अपने डाउट्स को क्लियर करें, सो दैट मैप पोर्शन जो है वो आपके लिए क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाए और मैप में आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। क्लियर। अब जो नेक्स्ट मैप है मैप 4, वो भी हमारा सेम चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया चैप्टर में से बहुत सारे मैप है जो हमसे लोकेट एंड लेबल या डिस्कस करने के लिए एग्जामिनर जो हमसे पूछ सकता है। तो जो फोर्थ मैप है सेम चैप्टर, उसमें हमसे पूछा जा सकता है लोकेट एंड लेबल कोस्टल प्लेन्स, यानी कि जो कोस्टल प्लेन्स है उनको लोकेट और लेबल करने के लिए हमसे पूछा जा सकता है। तो देखते हैं कौन कौन सी कोस्टल प्लेन्स है जो हमसे लोकेट एंड लेबल करने के लिए पूछी जा सकती है। तो फर्स्ट जो कोस्टल प्लेन है वो है कोंकण। तो हमने पढ़ा था जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था कि बेसिकली ये जो हमारा एरिया है महाराष्ट्र एंड गोवा वाला जो एरिया है, इस पे बेसिकली क्या है, हमारी कोंकण कोस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट है ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, हमारी कोंकण कोस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसी तरह हम देखें मालाबार कोस्ट, तो कोंकण से साउथ में क्या है, मालाबार कोस्ट है। तो बेसिकली ये वाली जो लाइन है सेकंड साउथ ऑफ, ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, कोंकण के, यानी कि साउथ ऑफ कोंकण जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली मालाबार कोस्ट को। तो आई होप आपको क्लियर होगा, जो बेसिकली कर्नाटक और केरला स्टेट को भी क्या कर रही है, मतलब उनकी कोस्ट में टच कर रही है। तो ये बहुत इजी है, अगर आपको स्टेट वाइज भी पता है कि भाई जो कोंकण है वो बेसिकली स्ट्रेच होता है मुंबई से गोवा, जो मालाबार है वो स्ट्रेच होता है कर्नाटका से केरला, तो ये आपके लिए फिर क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है इन कोस्ट को मार्क करना। और अगर थ्योरेटिकल पोर्शन में आपने अच्छे से पढ़ा है तो भी आपके लिए क्या है, बहुत ईजी है। उसी तरह जो थर्ड कोस्टल प्लेन्स है वो है कोरोमंडल। तो जो कोरोमंडल है वो हमारे ईस्ट में है, और ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कोरोमंडल कोस्ट को। और उसके अभाव अगर हम जाते हैं तो जो नेक्स्ट कोस्टल प्लेन्स है वो है नॉर्दर्न सरकार, जो हमसे पूछी जा सकती है। तो कोरोमंडल से नॉर्थ में जो ये वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे नॉर्दर्न सरकार को। तो आई होप आपको जो कोस्टल प्लेन्स है उनको लोकेट एंड लेबल करना अभी बहुत इजी लगा होगा, और आपको क्लियर होगा कि अगर आप एग्जाम के अंदर आता है कि कोंकण कोस्ट कहाँ है, मालाबार कोस्ट कहाँ है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, और नॉर्दर्न सरकार जो है वो कहाँ है, अब आप इजीली उसको इंडिया के मैप के अंदर क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है ड्रेनेज। तो बेसिकली जो ड्रेनेज है इसको हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर नहीं किया था, बिकॉज जो सिलेबस रिवाइज हुआ है ड्यू टू कोविड सिचुएशन की वजह से, उसमें जो ड्रेनेज चैप्टर है बेसिकली वो थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए अंदर नहीं है, उसे हमें इंक्लूड नहीं करना है थ्योरेटिकल पार्ट के लिए। बट मैप पोर्शन में हमको जो ड्रेनेज चैप्टर है उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर वो गिवन है। तो आप देखेंगे कि ड्रेनेज के अंदर जो मैप हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है वो बेसिकली है आइडेंटिफिकेशन ओनली रिवर्स, की हमको कुछ रिवर्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब कौन सी है रिवर्स, तो बेसिकली जो रिवर्स हैं उसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर,
जैसे कि फर्स्ट है हिमालयन रिवर, तो हिमालयन रिवर के अंदर हमसे 3 रिवर्स के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें फर्स्ट रिवर है इंडस। तो जो इंडस रिवर है वो कौन सी है, तो आप देख रहे हैं ये जो रिवर है जिसे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, इंडस रिवर को। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंडस रिवर को मार्क करना है, आइडेंटिफाई करना है, मतलब आइडेंटिफिकेशन के अंदर आएगा। तो जो अब आपको यहाँ पर अगर नॉर्थ में कोई रिवर दिखेगी तो बेसिकली कौन सी होगी, इंडस। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसी तरह जो सेकंड रिवर हमसे आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है वो है गंगा। तो बेसिकली गंगा को मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ अब सेकंड रिवर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रही है गंगा रिवर को। तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ में या थोड़ा सा ईस्ट साइड में जाकर, तो इस तरह से अगर आपको कोई लाइन दिखती है और रिवर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछी जा सकती है तो कौन सी रिवर होगी, वो रिवर होगी गंगा। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता है, पर आप देख रहे हैं कितना इजी है कि अगर नॉर्थ में जो रिवर अगर इस तरह की लाइन बनी होगी और हमसे रिवर आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा सकता है तो कौन सी होगी, वो होगी इंडस। उसी तरह जो नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया, अगर उस जगह कोई रिवर हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाएगा तो वो कौन सी होगी, वो होगी गंगा रिवर। उसी तरह थर्ड रिवर के बारे में देखते हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, वो है सतलुज रिवर। तो इंडस के आप देखेंगे साउथ में ये वाली जो रिवर है स्पेशली, ये कौन सी रिवर है, ये रिवर है सतलुज। तो बेसिकली सतलुज जो है वो क्या है, सदर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी भी है किसकी, रिवर इंडस की। तो आप इससे भी आ जा सकते हैं कि नॉर्थ वाली जो रिवर है वो है इंडस, यानी कि ये तो हो गई हमारी ए इंडस। बी हमने क्या मार्क करी, बी हमने मार्क करी गंगा, और सी हमने यहाँ पर मार्क करी सतलुज रिवर। तो इस तरह से बहुत क्लियर है आपके सामने तीनों रिवर, जिसको आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिया के मैप के अंदर, अगर एग्जामिनर हमसे रिवर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कहता है तो। क्लियर। अब देखते हैं सेकंड। तो ड्रेनेज चैप्टर के अंदर ही जो सेकंड मैप है वो बेसिकली हमसे रिवर्स के बारे में आइडेंटिफाई करेगा। तो फर्स्ट मैप के अंदर हमने हिमालयन रिवर्स को आइडेंटिफाई किया था, सेकंड मैप के अंदर हमको पेनिनसुलर रिवर्स को आइडेंटिफाई करना है। अब देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर वो कौन कौन सी रिवर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमसे पूछ सकता है। तो वो है फर्स्ट नर्मदा। तो नर्मदा रिवर हम सबको पता है, ये जो रिवर है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, नर्मदा को। तो नर्मदा आप बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो रिवर है वो है तापी। तो नर्मदा के साउथ में ही जो है वो तापी रिवर फ्लो करती है। तो आप इसको बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने साथ मैप की जो बुकलेट है उसे लेके बैठे, सो दैट जिस जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आप साथ साथ उसको क्या करें, आप उनको लोकेट एंड लेबल करते जाएं, आइडेंटिफाई करते जाएं, लेबल करते जाएं, सो दैट एग्जाम टाइम पर आपके पास मैप के प्रॉपर नोट्स होंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस शीट होंगी, जिससे कि आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। या जब आप रिवाइज कर रहे हैं, आप मैप फिल कर रहे हैं, तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने गलत तो फिल नहीं किया है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमने हिमालयन रिवर्स को मार्क किया, अब हम पेनिनसुलर रिवर्स को मार्क कर रहे हैं, जिसमें हम नर्मदा और तापी रिवर को मार्क कर चुके हैं। तो नर्मदा के अंदर हम ए लिख देते हैं, ये फर्स्ट थी। तापी के अंदर हम बी लिख देते हैं, ये जो है वो क्या है, तापी है सेकंड। ठीक है। थर्ड जो रिवर हमें मार्क करने के लिए आ सकती है वो है कावेरी। तो अब बेसिकली हमें क्या मानना करना है, कावेरी मार्क करना है। तो जो ये सदर्न मोस्ट रिवर आप देख रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली कावेरी रिवर को। तो ये कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ा इजी है हमारे लिए मार्क करना कि जो सदर्न मोस्ट रिवर होगी, अगर इस तरह से मैप में आइडेंटिफाई करने के लिए आती है तो वो कौन सी होगी, कावेरी होगी। फिर नेक्स्ट रिवर है कृष्णा। तो कावेरी के नॉर्थ में जो रिवर होगी वो कौन सी होगी, वो होगी कृष्णा। ये जो लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, कृष्णा रिवर को। तो ये हो गया हमारा डी। अब नेक्स्ट जो रिवर हमसे पूछी जा सकती है पेनिनसुलर रिवर्स के अंदर, वो है द गोदावरी। तो आप देखेंगे कृष्णा के नॉर्थ में जो रिवर है, ये वाली जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रही है गोदावरी को। तो ये हो गया हमारी ई रिवर। क्लियर। अब नेक्स्ट हमसे पूछा सकता है महानदी। तो गोदावरी के ही नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे, ये वाला जो रीजन है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली महानदी को। तो आप इस तरह से बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिवर्स को, चाहे वो हिमालयन रिवर्स हो, चाहे वो पेनिनसुलर रिवर्स हो। एंड आई एम होपिंग कि आप साथ साथ मैप में इनको आइडेंटिफाई, लोकेट एंड लेबल भी करते जा रहे हैं, सो दैट आपके पास मैप के लिए अच्छी प्रैक्टिस बुकलेट जो है वो तैयार हो जाए। जब भी आपका एग्जाम हो आप उससे बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो क्लियर है, सिंपल है, बहुत इजी है रिवर्स को आइडेंटिफाई करना। अक्सर बच्चों को बहुत हार्ड लगता है माउंटेन पीक्स और रिवर्स को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, पर अब आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। अगर आपने थ्योरेटिकल पर अच्छे से कवर किया, एक या दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तो मैप में आपके फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। क्लियर। आगे देखते हैं। जो
थर्ड मैप है जो हमसे ड्रेनेज चैप्टर के अंदर पूछा जा सकता है, वो है बेसिकली लोकेट एंड लेबल करना, आइडेंटिफाई करना किसको, लेक्स को। तो बेसिकली लेक्स वाली बात भी हमको देखनी है। अभी तक हमने रिवर्स देखी, अब हम देखेंगे लेक्स के बारे में। तो जो लेक्स हैं जो हमसे पूछ जा सकती है वो है बेसिकली 4 लेक, जिसमें जो फर्स्ट लेक है वो है वुलर। तो आप ये देख रहे हैं कि वुलर लेक अगर आपको पता है कि कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है वुलर लेक। तो अगर हमें पता है कि वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उसको लोकेट एंड लेबल करना या आइडेंटिफाई करना। क्यों? क्योंकि अगर हमें यहाँ पर दे रखा है आइडेंटिफाई करिए और यहाँ पर हमें कोई साइन या कोई सिंबल बना के दे रखा है तो हमें पता है कि वुलर लेक जम्मू कश्मीर में, तो ऑटोमेटिकली किसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वुलर लेक को। क्लियर? उसी तरह सेकंड पुलिकेट, तो जो पुलिकेट लेक है वो हमको पता है कहाँ है, तो पुलिकेट लेक जो है वो हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो बेसिकली बहुत ईजी है हमारे लिए उसको लोकेट एंड लेबल करना, इवन आइडेंटिफाई करना। उसी तरह अगर हम देखते हैं थर्ड रिवर जो कि है सांबर, तो जो सांबर लेक है हमारे लिए अगर हमें पता है कहाँ है, राजस्थान के अंदर है, और हमें पता है राजस्थान कहाँ है, तो आप देखेंगे जो ये सी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, सांबर लेक को। उसी तरह चिलिका, तो लेक चिलिका हमें पता है उड़ीसा के अंदर है, और आपको पता है इंडिया के अंदर उड़ीसा कहाँ है स्टेट, तो आप बहुत इजीली उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट एंड लेबल कर सकते हैं, और इवन आप उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है, देख रहे हैं आप, लोकेट एंड लेबल करना, इवन आइडेंटिफाई करना। अगर हमें रिवर्स और लेक्स कहाँ है, उनके स्टेट्स पता है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है उनको लोकेट एंड लेबल करना, इवन उनको आइडेंटिफाई करना। क्लियर? आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट जो मैप है वो है हमारे चैप्टर क्लाइमेट से, जो हमने स्टडी भी किया था, थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया था। क्लाइमेट के अंदर जो हमसे मैप पूछा सकता है वो बेसिकली पूछा जा सकता है कि हमको मार्क करना है एरिया रिसीविंग रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर, यानी कि हमको आइडेंटिफाई करना है सिर्फ ऐसे एरियाज जहां पर मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और ये हमने बहुत ईजिली और बहुत अच्छे वे में, कॉन्सेप्ट वे में समझा था कि कौन कौन से ऐसे पार्ट है इंडिया के जहां पर बेसिकली मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो हमने देखा था कि इंडिया के अंदर जो मानसून विंड्स है वो कैसे आती है, वो आती है फ्रॉम साउथ वेस्ट। तो हमारा जो आइलैंड वाला पार्ट है, स्पेशली कौन सा वाला पार्ट है, ये हमारा लक्षद्वीप है। अगर मैं बात करूंगा ईस्ट की तो ये हमारा जो अंडमान एंड निकोबार वाला पार्ट है, प्लस हमारे जो ये वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है ना, या वेस्टर्न कोस्ट है हमारी, बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डार्क शेडेड पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया को जहाँ पर रेनफॉल होती है मोर देन 400 सेंटीमीटर। उसी तरह ईस्ट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो डार्क पोर्शन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे एरियाज को जहाँ पर मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। हमने मौसीन राम के बारे में पढ़ा था जब हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था कि किस तरह से मौसीन राम जो है वो नॉट ओनली इंडिया की बल्कि वर्ल्ड की वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस में से एक है। तो मैं आपको फिर वही बोल रहा हूँ कि अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है इन चैप्टर्स का तो आपके लिए बहुत ईजी है मैप पोर्शन को सॉल्व करना, मैप पोर्शन को कंक्लूड करना, उसके अंदर मार्क्स स्कोर करना। तो आई होप आपको वाला मैप भी क्या होगा, क्लियर होगा। अगर मैं बात करूँ सेकंड मैप की, वो भी क्लाइमेट में से ही है और इसके अंदर हमसे पूछा सकता है रिवर्स। और रिवर्स क्या होगा, एरिया रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि पहले हमसे पूछा गया था एरिया रिसीविंग मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल। अब हमसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है ऐसे एरिया जहां पर रेनफॉल होती है लेस देन 20 सेंटीमीटर। तो ऐसे कौन से एरियाज हैं, तो कुछ ही एरियाज थे जैसे कि आप देख रहे हैं आपके मैप के अंदर। तो ये शेडेड पोर्शन है जिगजैग, तो बेसिकली एक एरिया तो ये है जो बेसिकली क्या है हमारा वेस्टर्न राजस्थान जो कि एकदम से लेवर्ड साइड है। उसी तरह जो हमारा सेकंड एरिया है बेसिकली वो कौन सा है, वो है लेह लद्दाख वाला रीजन। क्यों? क्योंकि ये भी हिमालयस के नॉर्थ में आता है, तो यहाँ पर भी ज़्यादा बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम रेनफॉल होती है। और जो वेस्टर्न राजस्थान है ये भी अरावली की वजह से क्या आता है, लीवर्ड साइड है, तो यहाँ पर ही बहुत लेस रेनफॉल होती है, आप कह सकते हैं लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और जो थोड़ी बहुत बारिश होती है इन दोनों प्लेसेस में वो होती है ड्यू टू वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो हमने बहुत अच्छे से कवर किया था जब हमने क्लाइमेट चैप्टर को थ्योरेटिकल पार्ट में कवर किया था। तो आई होप आपको क्लाइमेट के जो दोनों मैप अभी तक हमने डिस्कस करिए, एरिया रिसीविंग रेनफॉल मोर देन 400 सेंटीमीटर एंड एरिया रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल, आप इनको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मैप है हमारा वो हमारे ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर से जो है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के अंदर हमसे जो फर्स्ट मैप पूछा जा सकता है वो है बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है वेजिटेशन के टाइप को, कि हमें सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली हमने 5 टाइप ऑफ वेजिटेशन डिस्कस करी थी थ्योरेटिकल पार्ट के अंदर, उस टाइम भी हमने मैप पोर्शन डिस्कस किया था इसका, तो भी आप उससे बहुत इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पर हम फिर उसको रिवाइज कर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बेसिकली वो कहाँ होंगे,
है उन एरियाज में जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो जो ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, बेसिकली आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ होती है मोर देन 400 सेंटीमीटर रेनफॉल या ज़्यादा रेनफॉल, तो वो होती है बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड के अंदर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर, जो हमारे आप कह सकते हैं वेस्टर्न कोस्ट है, ये जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है, और जो हमारी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पर बेसिकली ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो वेजिटेशन है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जो कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया वाइज पाई जाती है। तो जो ये लाइट ग्रीन शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं, बेसिकली ये वाला जो एरिया है पूरा का पूरा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली किसको, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को, जो बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड होता है। ठीक है ना, ये मिडिल वाला पार्ट छोड़ दीजिएगा, ये मिडिल वाला जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है थॉर्न फॉरेस्ट को। बेसिकली ये जो मैंने शेडेड पोर्शन किया है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को, जिसको बेसिकली 2 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड करके पढ़ा था, एक था मॉइस्ट डेसिडियस और एक था ड्राई डेसिडियस। क्लियर। थर्ड टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है वो है थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट भी हमने पढ़ा था, बेसिकली कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर कम रेनफॉल होगी। तो थॉर्न फॉरेस्ट बेसिकली किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो राजस्थान वाला पार्ट है, ये जो गुजरात वाला पार्ट है, और आप देख रहे हैं जो ये मिड वाला पार्ट है इंटीरियर ऑफ, आप कह रहे हैं इंडिया के अंदर जो सदर्न वाला पार्ट है, ये भी क्या है थोड़ा सा लेवर्ड साइड है, क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स है, उसकी वजह से यहाँ पर बारिश क्या होती है, कम होती है। तो इन एरियाज के अंदर बेसिकली जो थॉर्न फॉरेस्ट है वो पाया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो फॉरेस्ट है वो है माउंटेन फॉरेस्ट, और माउंटेन फॉरेस्ट हमने डिस्कस किया था कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पर माउंटेन एरिया होगा, हायर ऑल्टीट्यूड होगा। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला शेडेड पोर्शन है, ये क्या है, ये माउंटेन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर भी ये क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर भी क्या है, माउंटेन फॉरेस्ट है। तो ये जो एरियाज है यहाँ पर माउंटेन फॉरेस्ट पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमने देखा था, ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो बेसिकली कोस्टल एरियाज के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ पर हाई टाइड एंड लो टाइड आते हैं। तो ये जो एरिया है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जो ग्रीन शेडेड है लाइट ग्रीन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मैंग्रोव फॉरेस्ट को। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट को। तो आई होप आपको ये वाला जो मैप है वेजिटेशन टाइप, इसमें हमको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है, ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमसे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर के अंदर ही जो सेकंड में पूछा जा सकता है वो है बेसिकली लोकेट एंड लेबल करना और इवन आइडेंटिफाई करना किसको, नेशनल पार्क्स को, कि नेशनल पार्क्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, लोकेट एंड लेबल करना है। अब नेशनल पार्क्स को लोकेट एंड लेबल करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए अगर आपको नाम से ही पता है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो कौन से स्टेट के अंदर है। देखिए कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो कॉर्बेट है। अब जैसे ये वर्ड आया कॉर्बेट, अगर आपको पता है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है, तो आप उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं। इवन अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर है, कौन सा होगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क ही होगा। क्लियर, आया समझ में। आगे देखते हैं काजीरंगा। अब जो नेक्स्ट नेशनल पार्क हमसे पूछा सकता है वो है काजीरंगा। अब अगर हमको पता है कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो बेसिकली कहाँ है, वो आसाम के अंदर है, तो हम उसको बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट एंड लेबल कर सकते हैं। इवन हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड। तो जो थर्ड नेशनल पार्क हमसे पूछा सकता है वो है रणथंबोर, और रणथंबोर नेशनल पार्क आई एम होपिंग कि आप सबको पता होगा कहाँ है, वो है राजस्थान के अंदर। तो बेसिकली ये राजस्थान है हमारा, और उसको हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल, इवन हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है, अगर हमें पता है कि वो राजस्थान के अंदर है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नेशनल पार्क है वो है शिवपुरी, और जो शिवपुरी नेशनल पार्क है वो बेसिकली कहाँ है, तो वो है एमपी के अंदर। आप देखेंगे, आपको बहुत ही ध्यान रखना है क्योंकि ऑलमोस्ट क्या है, बॉर्डर पर है, तो आपको बहुत ही ध्यान से इसको क्या करना है, मार्क करना है। और आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर आपको पता होगा कि वो कहाँ है, एमपी में है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको अगर एमपी के अंदर ही मार्क कर देंगे, बॉर्डर के थोड़ा बहुत आसपास, तो भी चांसेस हैं, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पर ज़्यादातर एग्जामिनर जो होंगे वो आपको क्या कर देंगे, मार्क्स दे देंगे। पर अगर आप उसको एमपी से बाहर कर देंगे, राजस्थान में या दूसरे स्टेट में डाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे कंप्लीटली। क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट जो नेशनल पार्क है वो कान्हा है, और जो कान्हा नेशनल पार्क है ये भी अगर हमें पता है कहाँ है, ये भी एमपी के अंदर है, तो बेसिकली हम उसे बहुत ही इजीली लोकेट एंड लेबल कर सकते हैं, और इवन हम उसे आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो कंपेरेटिवली एमपी में साउथ में है, और जो शिवपुरी नेशनल पार्क है वो कंपेरेटिवली आप देख रहे हैं किधर है, थोड़ा वेस्ट, या आप कह रहे हैं थोड़ा नॉर्दर्न बॉर्डर पे है। क्लियर। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिंपली पर। तो बेसिकली जो सिंपली पर नेशनल पार्क है, अगर हमें वो पता है कौन से स्टेट के अंदर है, तो हम उसको बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं, और इवन उसको आइडेंटिफाई भी कर
सकते हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे मनास। अब मनास जो नेशनल पार्क है ये भी आसाम के अंदर है। अगर आप देखेंगे कि जो इंटीरियर ऑफ आसाम है यानी कि जो वेस्टर्न आसाम है इसके अंदर जो है मनास है। अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या है, काजीरंगा है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको ध्यान रखना है स्पेशली उस कैटेगरी में जिस स्टेट के अंदर बेसिकली 2 नेशनल पार्क है, जैसे कि हमने बात करी आसाम की और हमने बात करी एमपी की। तो डिस्टेंस है, ज़्यादा पास पास नहीं है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए। आप उनको बहुत इजीली लोकेट भी कर सकते हैं और लेबल भी कर सकते हैं। फिर जब 1-2 बार आप मैप में प्रैक्टिस करेंगे घर के अंदर तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे, परफेक्शन हो जाएंगे और आपसे इस तरह की जो सिली मिस्टेक्स है वो नहीं होगी और आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएंगे आपके मैप पोर्शन में। क्लियर। सो जो अब नेक्स्ट मैप हमको डिस्कस करना है वो भी सेम चैप्टर में से, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और इस मैप के अंदर बेसिकली हमसे लोकेट एंड लेबल या आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है बर्ड सेंचुरीज के बारे में। और बेसिकली जो बर्ड सेंचुरीज है वो सिर्फ 2 हैं, तो ये इजी है हमारे लिए मार्क करना, आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना। कौन सी है 2 बर्ड सेंचुरी? तो पहली है भरतपुर, और भरतपुर अगर हमें पता है कहाँ है, राजस्थान पर है, तो हम बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से ये क्या है, बॉर्डर पर है। तो हमें गलत नहीं होना है, हमें यूपी में नहीं जाना है या हमें नीचे एमपी में नहीं आना है। अगर हमें पता है कि जो भरतपुर बर्ड सेंचुरी है वो राजस्थान के अंदर है तो हमारा काम बहुत क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। और जो छोटी सी सिली मिस्टेक होती है उससे हम क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। क्लियर। उसी तरह नेक्स्ट जो बर्ड सेंचुरी वो है रगनतीटू। तो रगनतीटू जो है वो बेसिकली क्या है, वो है कर्नाटका के अंदर। तो बेसिकली अगर हमें पता है कि रगनतीटू जो है बर्ड सेंचुरी कौन से स्टेट के अंदर है तो हमें बहुत ईजी हो जाता है उसको लोकेट करना, लेबल करना, इवन उसे आइडेंटिफाई करना। क्लियर। तो आई होप आपको वाला मैप पे क्या होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट मैप देखते हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट मैप है वो भी हमारे सेम चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से ही है। और इसके अंदर बेसिकली हमसे पूछा जा सकता है लोकेट एंड लेबल करना वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। तो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो बेसिकली हमसे लोकेट और लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले सरिस्का। तो जैसे कि सरिस्का, अगर आप सबको पता है कि सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है राजस्थान के अंदर, तो आप बहुत ही इजीली उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं। जिस तरह से मधुमलाई, तो मधुमलाई अगर आपको पता है कौन से स्टेट के अंदर है तो भी आप उसको बहुत ही इजीली मार्क कर सकते हैं। मधुमलाई जो है वो बेसिकली कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर पर है, कौन से स्टेट में है, तमिलनाडु में है। तो आप उसको बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, लोकेट और लेबल कर सकते हैं। उसी तरह अगर मैं देखता हूँ नेक्स्ट जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है राजाजी। तो जो राजाजी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो बेसिकली कहाँ है, वो है उत्तराखंड के अंदर। आप देख रहे हैं किस तरह से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो बॉर्डर पर है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के टाइम पीरियड में आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो कौन से स्टेट में है, ताकि आप उसके ही बॉर्डर पर उनको क्या करें, लोकेट और लेबल करें। जैसे कि सरिस्का हमने देखा राजस्थान के अंदर है, मधुमलाई हमने देखा किसके अंदर है, तमिलनाडु के अंदर है, राजाजी हमने देखा उत्तराखंड के अंदर है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है डक्चिम। जो डक्चिंगम है बेसिकली वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। तो कंपैरेटिवली अदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से डक्चिंगम जो है वो क्या है, मार्क करना, लोकेट करना ईजी है। और दूसरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनको भी मार्क करना, लोकेट करना बहुत ईजी है अगर आपको पता है कि वो कौन से स्टेट के अंदर है। क्लियर। तो आप देख रहे हैं अगर हमें स्टेट्स के बारे में पता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो काम है वो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फिर हमको सिर्फ लोकेट और लेबल करना है और थोड़ा सा हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट हम स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, प्रॉपरली क्या करना है, मैप की प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आप मैप में अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। अच्छे मीन्स आप फुल मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। क्लियर। एंड आई एम होपिंग कि आप साथ साथ जब मैं आपको मैप पोर्शन समझा रहा था, हम कवर कर रहे थे, आप साथ साथ मैप बुकलेट के अंदर जो मैप्स हैं उनको लोकेट एंड लेबल कर रहे होंगे, सो दैट आप एग्जाम टाइम पर अच्छे से उनको प्रैक्टिस कर सकें। क्लियर। अब लास्ट मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा दैट हमने जो 9th का सिलेबस है उसे ब्रीफली डिस्कस किया है, सभी पॉइंट सभी चैप्टर को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझा है। जो भी रिवाइज सिलेबस था गवर्नमेंट ने जो ड्यू टू कोविड की सिचुएशन से लिए थे डिसीजन, उसकी जगह से जो भी रिवाइज सिलेबस था उस कंप्लीट सिलेबस को हमने कवर कर लिया है, इंक्लूडिंग द मैप पोर्शन। एंड इन द लास्ट आई एम गोइंग टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आप अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्या करें, स्कोर करें।